हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस सिंधु घाटी सभ्यता के लास्ट सीरीज में। और इस सीरीज में मैं सिंधु घाटी सभ्यता को समापन करने की कोशिश करता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ छोटे मोटे जो फैक्ट्स हैं उसको मैंने इसमें कवर किया है। तो इंडस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंडस वैली। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जो संबंधित नाम है वो सर जॉन मार्शल साहब का है, जो कि 1924 ईस्वी में इन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज किए थे। तो ये वाला क्वेश्चन परीक्षाओं में देखा गया है कि पेपर में आया हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की है। तो सिंधु सभ्यता की खोज 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल साहब ने किया था। एक्चुअल में सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो 8वीं शताब्दी में ही लोगों को जो है पंजाब के क्षेत्र में मिल चुका था। पंजाब के क्षेत्र में जब कुछ आदमी घरों को बना रहे थे तो उन्हें जमीन की खुदाई, जब ईंटा का भट्ठा लगाने के लिए जमीन का खुदाई किया गया था तो उसके अंदर से जो है कुछ अपने ही ईंट निकल आए। तो लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार उस समय समझा था और बाद में उस ईंट का वो लोग अपने घर में प्रयोग कर लिए थे। लेकिन बाद में, बहुत दिनों बाद में पता चला कि वास्तव में जो है वो तो एक सभ्यता थी, यानी वो एक विकसित सभ्यता थी। फिर बाद में क्या होता है कि 1856 ईस्वी में कुछ इंजीनियर रेलवे ट्रैक का निर्माण कर रहे होते हैं। तो रेलवे ट्रैक का निर्माण करते समय उन लोगों को जो है सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें बरामद होती है, लेकिन वो उस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। बाद में पुरातत्ववेत्ता जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे जब महान पुरातत्वविद आते हैं तो वो इस पर ध्यान देते हैं और फिर सर जॉन मार्शल साहब के नेतृत्व में हड़प्पा शहर की खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा करवाई जाती है। और फिर एक अंदर में बहुत ही बड़ी एक बड़ा सा नगर बसा हुआ ही अंदर में दिखाई पड़ता है कि ये एक दो ईंटें नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी नगर समाई हुई थी। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो इस्तेमाल करते थे वो मुख्यतः किस फसल का इस्तेमाल करते थे, ये एग्जाम में आया करता है। तो आपको ये याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य फसल था वो गेहूं था और गेहूं के साथ साथ जौ का भी प्रयोग करते थे। मिठास में शहद का प्रयोग मैंने बता चुका हूँ। तो मुख्य फसल में मेन रूप से गेहूं और जौ का प्रयोग करते थे। उसके बाद यातायात के रूप में वो लोग जो है चलने के लिए खास करके 2 पहिया वाला और 4 पहिया वाला बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, या बैल के स्थान पर कभी कभी भैंस को लगा के भैंसा गाड़ी जिसको बोला जाता था उसका प्रयोग करते थे। तो हम लोग यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि यातायात के रूप में उस समय जो है उस समय के लोग 2 पहिया और 4 पहिया वाहन बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी के माध्यम से चलाकर उसका प्रयोग किया करते थे। अब पूजनीय पशु कौन था? तो चूंकि बैलगाड़ी और यातायात के सारे साधन में मुख्य रूप से बैल का प्रयोग किया जाता था, इस प्रकार से बैल का जो कुवड़ वाला सांड होता था ये विशेष पूजनीय पशु है। और ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पूजनीय पशु, सिंधु घाटी सभ्यता का पूजनीय पशु कौन सा था। तो पूजनीय पशु उसका था कुवड़ वाला सांड। अब वस्त्र में आप लोग जरूर याद रखें, क्योंकि कभी कभी कॉन्सेप्चुअल ये सारे चीज को अगर याद रखेंगे तो क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। कॉन्सेप्ट से क्या है कि हम अलग टाइप के भी सवाल को देखते हैं तो उस पर टेकअप करके हम बना लेते हैं। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ऐसी बातें घूम जाती है कि सवाल बन जाया करता है। तो वस्त्र में वो सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो उस सभ्यता के लोग थे वो सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे और सूती के साथ साथ ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। लेकिन बहुतायत में सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि सूती वस्त्र, सूती को मैंने बताया कि सूती को जो है सिंडोम कहा जाता था, यानी कपास को सिंडोम कहा जाता था। उसके अनुसार इसका नाम भी इस सभ्यता का सिंडोम सभ्यता रखा गया था। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि सूती वस्त्र का काफी प्रयोग होता था, इसका व्यापार भी किया जाता था, उसका भी साक्ष्य मिला हुआ है। इसके बाद ऊनी वस्त्र का प्रयोग किया जाता था। अब मनोरंजन के रूप में क्या इस्तेमाल करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मनोरंजन के रूप में लोग पशु पक्षी को लड़ाते थे और इस लड़ाई को देखकर मनोरंजन किया करते थे। इसके अलावा शिकार भी करते थे, मछलियों को पकड़ते थे और पासा खेलते थे
या द्यूत यानी जुआ भी खेलते थे। तो पासा खेलना, जुआ खेलना, मछली पकड़ना, आपस में पशु पक्षियों को लड़ाना, ये सब जो है, और शिकार करना, ये सब जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मनोरंजन का साधन था। अब हम लोग थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक जीवन को समझते हैं। तो व्यापारिक जीवन की यदि बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार बहुत ही स्ट्रांग था। एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि व्यापार के इर्द गिर्द ही पूरी की पूरी व्यवस्थाएं समाई हुई थी, यानी पूरी व्यवस्था का जो आधार स्तंभ था वो व्यापार ही था। जैसे अभी के टाइम में अगर हम बोले तो जहां भी जाते हैं हम लोग घूम फिर के पैसा, अर्थ के पीछे पड़ जाते हैं, यानी कि हमारी आर्थिक यानी पैसा जो है, पैसा ही मेन चीज बन गया है। तो इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के इर्द गिर्द जो है वो व्यापार था, यानी व्यापार पर ही वो पूरी की पूरी सभ्यता टिकी हुई थी। अब व्यापार की पूरी सभ्यता टिकी हुई थी, तो यहाँ पर व्यापार आखिरकार किया किससे जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, मानव थे, वो मुख्यतः दो सभ्यता वाले से व्यापार करते थे। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ये सभ्यताएं जो है ये इसके पैरेलल में चल रही थी। विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से ये सारी सभ्यताएं, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब के पैरेलल में चलती थी। तो इन दोनों के साथ अधिकतम व्यापार होता था। लेकिन यदि पूछा जाए क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मुख्यतः किस सभ्यता के साथ ज्यादा होता था, यानी सबसे अधिक किसके साथ होता था, तो बच्चों सबसे अधिक जो व्यापार होता था ना वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ होता था। हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता वाले जो है वो व्यापार सबसे अधिक किसके साथ करते थे, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ करते थे। अब व्यापारिक जीवन को कुछ और आगे समझते हैं। अब आगे हम लोग जो है आयात और निर्यात को समझ लेते हैं। तो आयात किसे कहते हैं, निर्यात किसे कहते हैं? व्यापार को समझने के लिए ये 2 टर्म आपको अवश्य समझना चाहिए कि आयात किसे कहा जाता है और निर्यात किसे कहा जाता है। आयात यानी इंपोर्ट, आयात को इंग्लिश में इंपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंपोर्ट। और निर्यात को क्या कहते हैं? तो निर्यात को एक्सपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सपोर्ट। एक्स यानी बाहर, एक्स यानी बाहर। जैसे क्लास 10th में यदि आप 10th से स्कूल से जब बाहर होता है तो उसको बोलता है एक्स स्टूडेंट। उसको क्या बोला जाता है? एक्स स्टूडेंट यानी बाहर। तो बाहर जो भेजा जाता है उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। बाहर जो चीज जाता है उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। जैसे आप मान लिया जाए कि सर्विस से यदि कोई आदमी सर्विस से बाहर है तो उसको एक्स सर्विसमैन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्स सर्विसमैन, यानी एक्स लगने का अर्थ आउट हो जाता है। तो एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? निर्यात। और इम्पोर्ट का क्या अर्थ हो गया? आयात। इम्पोर्ट का मीनिंग हो गया आयात। आयात हम उसको कहेंगे, व्यापार में 2 टर्म को आप समझिए, आयात और निर्यात। आयात उसको बोलेंगे जिसमें कि हम दूसरे जगह से बुलाते हैं, यानी दूसरे जगह से कोई चीज आती है मेरे पास तो उसको कहते हैं आयात। और अगर हम अपने देश से, मान लिया जाए कि हम अपने देश से इंग्लैंड सामान भेजते हैं तो उसको निर्यात बोलेंगे। यदि इंग्लैंड का कोई चीज हम यहाँ लाते हैं तो उसको बोलेंगे आयात। उसको क्या बोलेंगे? आयात। तो इस प्रकार से जो है आयात और निर्यात 2 टर्म है, व्यापार का 2 टर्म है, आयात और निर्यात। तो आयात और निर्यात को समझने के बाद देखिए यहाँ पर सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, भारत को ऐसे समझिए कि भारत जो है एक तरह से ऐसा समझिए कि सभी दिनों से कृषि प्रधान अधिकतम रहा है। यहाँ की भूमि कृषि प्रधान अधिकतम है। तो ये समझ के आप ये समझ सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है मुख्यतः खाद्यान्न फसल। हेलो फ्रेंड्स, मैंने अभी यहाँ पर जो बोर्ड पर लिखा था, एक्चुअल में यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुआ। यहाँ पर आयात लिख दिया था, यहाँ पर निर्यात लिख दिया था। ये मिस्टेक है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। एक्चुअल में मैं अभी बता रहा था कि चूंकि भारत जो है ये कृषि प्रधान देश सब दिन से रहा है, तो इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता में भी कृषि का प्रधानता अधिक होने के कारण, एक्चुअली कृषि प्रधान तो था नहीं, था तो व्यापार पर निर्भर, लेकिन फिर भी यहाँ फसल होते थे। और ये फसल में खास करके गेहूं, चावल, जौ, कपास, ये सारे फसल होते थे। तो खाद्यान्नों का निर्यात किया जाता था। खाद्यान्न फसल जो था उसका निर्यात किया जाता था। आप
टर्म एडजस्ट करके ऐसे समझ सकते हैं कि अभी भी भारत कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ फसल अधिकतम मात्रा में होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी यही चीज थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग मुख्यतः जो है गेहूं, चावल, जौ, कपास का उत्पादन करते थे। चूंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता सिंडोम सभ्यता ही कहलाती थी, यानी कि कपास का उत्पादन होता था। कपास का अंग्रेजी सिंडोम, तो कपास का उत्पादन होता था। तो अधिक उत्पादन जब होता था तो यहाँ से खाद्यान्न फसल का निर्यात करते थे। एक टर्म समझिए कि खाद्यान्न फसल का निर्यात करते थे। खाद्यान्न फसल ज्यादा होता था तो उसको भेज देते थे दूसरे देशों में, और वहां से मंगाते क्या थे, तो मंगाते थे खास करके पत्थर तथा धातु। क्योंकि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को, वो उस समय के लोग लोहा से या किसी भी लोहा वगैरह से परिचित नहीं थे। थोड़ा बहुत तांबा से परिचित थे, कांस्य युगीन था, कांसा से परिचित थे, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो है धातु यहाँ पर नहीं था। इस कारण से जो है धातु का आयात करते थे। तो पत्थर और धातु का आयात करते थे। तो आप ऐसे समझिए कि खाद्यान्न फसल का निर्यात करते थे। खाद्यान्न फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वाले जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता को भेजते थे। खाद्यान्न फसल भेजते थे, खिलाते थे। और वहां से क्या चीज लाते थे, सिर्फ पत्थर और धातु। सिर्फ क्या लाते थे, पत्थर और धातु। यानी शुरू से ही समझिए विश्व का हम लोग विश्व गुरु रहे हैं, यानी कि ज्यादा उसका हम लोग पालन पोषण कर रहे हैं। एक तरह से समझिए कि गेहूं, चावल, जौ, कपास इत्यादि देते थे। मेन चीज, बेसिक चीज जो वो देते थे। और ये इधर से लाते थे क्या, पत्थर और धातु उठा के ले आते थे। खाद्यान्न फसल खाने का अनाज दे देते थे, और उधर से पत्थर और धातु हम ले आते थे। यानी कि निर्यात होता था खाद्यान्न फसल का और आयात होता था पत्थर और धातु का। पत्थर और धातु तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो खास करके दो पत्थर का नाम विशेष रूप से एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने दो को यहाँ पर लिखा है। एक पत्थर, एक प्रकार का पत्थर गोमेद एक प्रकार का पत्थर होता है। इसी प्रकार से लाजवर्त एक पत्थर का नाम आता है। ये चूंकि अलग पत्थर का नाम है, इसलिए इसको आपको थोड़ा सा 2-3-10 बार रिपीट करना पड़ेगा, तो याद हो जाएगा कि दो पत्थर का नाम आप याद रखिए, एक गोमेद और एक लाजवर्त। और इन दोनों पत्थरों का जो है निर्यात किया, इन दोनों पत्थरों का आयात किया जाता था। यानी ये दोनों पत्थर जो है मंगाए जाते थे। ठीक है। इसके बाद धातु में आप तांबा तो था ही, तांबा को याद रख सकते हैं। अब कांस्य युगीन सभ्यता थी तो टीन तो था, टीन था। इसके बाद सीसा था, चांदी था, सोना था। सीसा, चांदी, सोना। सीसा, चांदी, सोना, यानी तांबा तो पहले से हो गया, फिर कांस्य युगीन होने के कारण टीन हो गया, यानी कांस्य युगीन होने के कारण तांबा और टीन। ये कांस्य युगीन होने के कारण तांबा और टीन दो धातुएं हो गई। इसके अलावा चांदी सोना का, चांदी सोना एक अटैच करके रख सकते हैं कि चांदी सोना, सोना चांदी, और अलग से सीसा, अलग से सीसा। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में शीशा का मेकअप का सामान में छोटे छोटे शीशे भी मिले हैं, तो इस प्रकार से शीशा भी था। तो मैंने यहाँ पर कुल मिलाकर 5 धातु का नाम लिखा है। एक तो कांस्य युगीन, कांस्य युगीन से अटैच कीजिए तांबा और टीन, कांस्य कॉपर प्लस SN यानी तांबा और टीन। दूसरा चांदी सोना अटैच कीजिए, और तीसरा सीसा। चूंकि मेकअप का सामान मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से, तो सीसा का भी मिला है, सीसा भी मिला है, तो ये सीसा। इस प्रकार से ये 5 धातुएं हो गई। इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि ये सब मंगाया जाता था, यानी ये सब आयात की वस्तुएं थी। अब यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को खास करके एग्जाम में जो पूछा जाता है, जिसमें कि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो ये चीज है, और ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। और यही कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। खास करके सिंधु घाटी सभ्यता से वैसे सवाल, 2 सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो स्थल से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, जिसका मैंने थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाया है, उसको बार बार आपको देखना है, क्योंकि उससे कंफ्यूज कर जाता है स्टूडेंट। इसीलिए उसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से बनाया है, थोड़ा लॉन्ग हो गया है, लेकिन उसको आप देखिए, उसको बार बार देखिए, उससे मोस्टली सवाल आते हैं। और दूसरा, इसमें ये कंफ्यूज लायक है, इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पत्थर जो था, ये 2 पत्थर था, इन दोनों पत्थरों को मैंने अलग किया है, गोमेद और लाजवर्त। गोमेद जो है ये कहाँ से मंगाया जाता था, तो सौराष्ट्र से मंगाया जाता था। सौराष्ट्र में उस समय कौन कौन आता था, एक तो महाराष्ट्र आता था, एक महाराष्ट्र आता था, और दूसरा गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को मिला के उस समय सौराष्ट्र था। बाद में
सौराष्ट्र से तोड़ के महाराष्ट्र और गुजरात 2 स्टेट बना दिया गया। तो सौराष्ट्र से गोमेद का आयात किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का जब मैं डायग्राम बता रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि दायमाबाद महाराष्ट्र से ऊपर तक जो है, ऊपर के क्षेत्र, पूरा महाराष्ट्र नहीं, ऊपर के क्षेत्र तक ही सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो इस कारण से महाराष्ट्र से मंगाया जाता था गोमेद, और इसके साथ साथ गुजरात से भी मंगाया जाता था गोमेद, यानी गुजरात से भी गोमेद आता था। तो गोमेद पत्थर 2 जगह से आता था, एक महाराष्ट्र, एक गुजरात। ऐसे याद रख सकते हैं कि दोनों सिंधु सभ्यता के स्थल में से हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। तो उन दोनों जगहों से मंगाया जाता था क्या? उन दोनों जगहों से पत्थर मंगाया जाता था। गुजरात सर्वाधिक स्थल वहीं से प्राप्त हुए हैं और सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र। तो इन दोनों जगहों से पत्थर आता था, यानी दक्षिण साइड से पत्थर आता था। भारत के नीचे से पत्थर जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। और कौन सा? तो गोमेद। अब लाजवर्त ये अलग चीज है। देखिए, लाजवर्त एक ऐसा पत्थर है जो कि यहाँ नहीं बल्कि मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था। कहां से मंगाया जाता था? मेसोपोटामिया से। तो इसको आप याद रख सकते हैं। 2 चीजें याद हो गई। गोमेद मंगाया जाता था महाराष्ट्र और गुजरात से, और इसके बाद जो है ये लाजवर्त मंगाया जाता था पत्थर कहां से? मेसोपोटामिया से। याद हुआ? अब हम लोग धातु पर चलते हैं। ये सारे धातु हुए, ये सारे क्या हो गए? धातु हो गए। तो धातु में देखिए, ये तांबा है, ये खेतड़ी राजस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग से भी जीके इसका पूछा जाता है कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। खेतड़ी कहाँ है? तो राजस्थान में। आप इन दोनों चीजों को याद रखें कि खेतड़ी राजस्थान में है और खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा यहीं से मंगाया जाता था। इसके अलावा बलूचिस्तान, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, तो बलूचिस्तान से जो है तांबा लाया जाता था। बलूचिस्तान से तांबा लाया जाता था, यानी ये पश्चिम से तांबा और नीचे से पत्थर। पश्चिम से तांबा और नीचे से पत्थर, ऐसा ध्यान रखिए। नीचे से पत्थर और पश्चिम से आया तांबा। ठीक है, राजस्थान से और बलूचिस्तान से तांबा। अब हम लोग चांदी पर चलते हैं। तो चांदी जो है ये ईरान और अफगानिस्तान से आता था। कहां से आता था? ईरान और अफगानिस्तान से। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी का खोज नहीं हुआ था, तो उस समय ईरान और अफगानिस्तान से जो है चांदी मंगाए जाते थे। ईरान जहां से व्यापार होता था, घोड़े आते थे, तो ये ईरान से और ये अफगानिस्तान से चांदी आता था, और यही ईरान अफगानिस्तान से टीन भी आता था। यानी चांदी और टीन दोनों एक ही जगह से आता था। चांदी के साथ साथ में टीन आता था। समझिए, टीन के बक्सा में चांदी लेके आता था। टीन के बक्सा में चांदी लेके ईरान और अफगानिस्तान से आया करता था। तो ये 2 चीजें हो गई। इसके बाद सीसा ईरान से आता था। सीसा भी कहां से आता था? ईरान से आता था। अब हम सोना की बात करें तो आपको जैसा कि पता है कि सोना के लिए कर्नाटक अभी भी फेमस है। पूरे इंडिया में कर्नाटक क्या है? फेमस है। किसके लिए? सोना के लिए। तो आप कर्नाटक में जो है सोना का खान है। कर्नाटक में क्या है? सोना का खान है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि सोना कर्नाटक से, और इसके अलावा ईरान अफगानिस्तान को याद रखें। ये ईरान अफगानिस्तान मैक्सिमम बार आया है, इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखें। और सोना सबसे बहुमूल्य चीज है। ईरान अफगानिस्तान और कर्नाटक, ईरान अफगानिस्तान और कर्नाटक। चांदी कहाँ? चांदी और टीन एक साथ। चांदी और टीन एक साथ। किधर से? तो किधर से? ईरान और अफगानिस्तान से। ईरान और अफगानिस्तान से। नीचे से पत्थर गोमेद, नीचे से पत्थर सौराष्ट्र से। मेसोपोटामिया से एक चीज आया लाजवर्त। मेसोपोटामिया से एक सबसे अलग मेसोपोटामिया, सबसे अलग चीज लाजवर्त। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप इसको बार बार रिपीट करें। ठीक है, तो आगे जो है हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में बता चुके हैं पहले से कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि कौन सी थी। चलिए बताइए कौन सी लिपि थी? सही बात, भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सी लिपि? भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक का मतलब होता है कि चित्रों के द्वारा अपना भाव प्रकट कर देना, चित्र के द्वारा अपना भाव प्रकट कर देना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक। और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि लिपि किस प्रकार की थी, तो भाव चित्रात्मक। अब यहाँ एक चीज और देखिए कि भाव चित्रात्मक जो लिपि थी उसमें कुल कितने चित्रों का प्रयोग किया गया था, ये भी जानना आवश्यक है। तो 64 चित्र का प्रयोग किया गया था। कितने चित्र? 64 चित्रों का प्रयोग किया गया था। और भाव चित्रात्मक लिपि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि मिला है उसमें कुल मिला के 200 से लगभग 400 शब्द
मिलते हैं। 200 से 400 के बीच में शब्द सीमा लगभग है। और इसमें ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो आकार है चित्र में यू टाइप का फोटो बना हुआ है या फिर मछली का आकार का बना हुआ है। मछली का आकार का या फिर यू टाइप के तरह का जो है ये भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को समझ गए, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक जीवन को समझ गए, उसके पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट को समझ गए, उसके पहले स्थल को समझ गए और स्थल से संबंधित जितने भी अवशेष या साक्ष्य या एविडेंस प्राप्त हुए हैं उसको आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग इसी से लिंक करके देखते हैं थोड़ा सा मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो संबंध है वो सिंधु घाटी सभ्यता से इस प्रकार से है, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर चल रही थी। सिंधु घाटी की सभ्यता से इसका सिंधु घाटी की सभ्यता का जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता में वर्णन किया गया है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें जो अभिलेख हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन किया गया है। और इसी कारण से हम लोग जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है उसको सिंधु घाटी सभ्यता से अटैच करके पढ़ते हैं। यही सब कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ मेसोपोटामिया की सभ्यता का भी स्टडी करते हैं। यहाँ पर भारत में यदि सिंधु घाटी सभ्यता थी तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जिसके अंतर्गत बेबीलोन की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं थी। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ से जो है लोग गए थे और सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किए थे, ऐसा भी माना जाता है। यही सब कारण है कि हम इसको मेसोपोटामिया की सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के साथ अटैच करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं। तो सबसे पहले देखिए मेसोपोटामिया। मेसो का अर्थ क्या होता है? मेसो का अर्थ होता है और, मेसो का अर्थ और पोटामिया का अर्थ होता है नदी। और नदी मतलब एक नदी, और नदी मतलब दो नदी। कहने का अर्थ ये है कि मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो दो नदियों के बीच में विकसित हुई थी। जिस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी, सरस्वती नदी आदि नदियों के बीच में विकसित हुई थी, इसी प्रकार से ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दो नदियों के बीच में विकसित हुआ था। इसी कारण से इस सभ्यता का नाम पड़ गया मेसोपोटामिया। मेसो यानी और पोटामिया का अर्थ नदी, और नदी यानी एक से ज्यादा नदी, मीन्स दो नदी। अब बात आती है कि भाई दो नदी कौन सी थी जिसके बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई? तो याद रखिए आपकी दो नदी जो थी वो दजला और फरात की नदी थी, जो कि परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। तो कौन सी दो नदी थी? मेरा गला थोड़ा खराब हो गया है, सुनिए। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दो नदियों के बीच विकसित हुई थी, एक दजला एक फरात। एक दजला एक फरात। दजला का आधुनिक नाम भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो टिग्रिस। दजला का आधुनिक नाम टिग्रिस और फरात का आधुनिक नाम यूफ्रेटस। फरात का आधुनिक नाम क्या हुआ? यूफ्रेटस। TU आप याद रख सकते हैं। दजला और फुरात, दजला और फरात किन नदियों के बीच मेसोपोटामिया थी? दजला और फुरात। दजला का नाम टिग्रिस, फरात का नाम यूफ्रेटस। फो से फरात फो लगल है, फो से फरात फो लगल है इसमें, यूफ्रेटस। यूफ्रेटस ये आधुनिक नाम हुआ। क्वेश्चन ट्विस्ट करके आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि दजला का आधुनिक नाम क्या है? तो टिग्रिस। फरात का आधुनिक नाम क्या है? यूफ्रेटस। फरात का आधुनिक नाम क्या है? यूफ्रेटस। फरात का आधुनिक नाम यूफ्रेटस। दजला का आधुनिक नाम टिग्रिस। दजला का आधुनिक नाम टिग्रिस। अब देखिए मेसोपोटामिया जो है ये अब भी कहाँ है? तो अभी का यदि हम बात की करें तो मेसोपोटामिया एक्चुअल में आधुनिक इराक और कुवैत के अंतर्गत आता है। इराक और कुवैत जहाँ पर अभी है वही सब क्षेत्र जो है वो मेसोपोटामिया का क्षेत्र था। और मेसोपोटामिया के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें हमारे सिंधु घाटी सभ्यता को अटैच करके सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा शब्द से प्रयुक्त किया गया है। मेलुहा का क्या अर्थ होता है? तो मेलुहा का अर्थ होता है विदेशी। चूंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता यहाँ थी, सिंधु घाटी यहाँ थी, तो यहाँ से विदेश, यहाँ से
विदेश। आप विदेश के लिए एक शब्द का प्रयोग कर दिया मेलुहा। तो आपको परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है, यानी व्हाट इज द सेंस ऑफ मेलुहा इन किसमें, सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। यानी कहने का मेरा अर्थ है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेलुहा शब्द का क्या अभिप्राय है, मेलुहा शब्द का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। तो मेलुहा का विदेशी यानी मेलुहा का अर्थ होता था सिंधु घाटी सभ्यता। मेलुहा का अर्थ क्या होता था, सिंधु घाटी सभ्यता। मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ी सी और जानकारी समझ लेते हैं। मेसोपोटामिया जो था उसकी राजधानी कहाँ थी, तो मेसोपोटामिया की राजधानी बेबीलोन थी। बेबीलोन से रिलेट करके एक जीके और बनता है कि सिकंदर का मकबरा कहाँ था, तो बेबीलोन में था। सिकंदर, आप महान सिकंदर का नाम सुने होंगे, यूनान में महान सिकंदर जो कि पूरा विश्व विजेता था, उसका मकबरा कहाँ बना हुआ है, तो वो बेबीलोन में बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी साइड से आप याद रख सकते हैं कि सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में था। अब देखिए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ये छोटी छोटी सभ्यताओं से मिलकर बनी थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अलग से आ जाता है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो कितनी सभ्यताओं से मिलकर बनी थी। क्वेश्चन तो बहुत प्रकार से बन सकता है, मेन क्वेश्चन आपको याद रखना ही है, परीक्षा में पूछे जाएंगे। सचिवालय का परीक्षा हो, बिहार पुलिस हो, जिसमें आएगा आपको एकदम क्या करना है कि गर्दा उड़ा के रख देना है। तो आप जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता कितनी छोटी छोटी सभ्यताओं से मिलकर बनी है, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो 4 छोटी छोटी सभ्यताओं से मिलकर बनी है। आपको याद रखना है कितनी सभ्यता, 4 सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 सभ्यता छोटी छोटी सभ्यताओं से मिलकर बना। तो 4 सभ्यता कौन कौन सी है, तो पहला हो गया बेबीलोन की सभ्यता, दूसरा सुमेरिया की सभ्यता, तीसरा असीरिया की सभ्यता। तो मेरे डियर फ्रेंड्स, अब इस प्रकार से आज हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सीरीज समाप्त होता है। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता के बारे में आपको कुछ जानकारी पहले वेद के बारे में दी जा चुकी है, उसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए हम वैदिक सभ्यता में लेंगे और उसके बाद फिर वैदिक सभ्यता के चीजों को अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए जो है आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों से इसके बारे में डिस्कस करके कॉपी में नोटबुक करके पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। इसी कामना के साथ अगला वीडियो के लिए वेलकम करते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।